हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। हमारा चल रहा था कि एलटी ग्रेड के लिए ज्योग्राफी का जो सेट पेपर प्रैक्टिस सेट जो रोज चलता है, किसका एलटी ग्रेड का हमारा प्रैक्टिस सेट है। ये क्या है? ये एलटी ग्रेड का। कलर चेंज कर लें पहले, नहीं तो आप लोग कहेंगे पता नहीं कौन सा कलर ले लिया। आज रेड ले लो। हो गया रेड? हाँ, नहीं सॉरी। एलटी ग्रेड हम जो पढ़ रहे थे ना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? हम लोग इस पे कर रहे थे ज्योग्राफी। क्या ज्योग्राफी का एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे ना। एलटी ग्रेड जियोग्राफी का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे जो। तो उसमें क्या है, सेकंड पेपर है आपका। आपका जो सेकंड प्रैक्टिस सेट सेकंड होगा, इसमें आपके क्या मैं बताता हूँ, इसमें मैं बताता हूँ भारत का भूगोल। क्या? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल इसमें बताता हूँ, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। इसमें दो चीजें मेंशन होती हैं। क्या क्या? आपका एक भारत का भूगोल होता है, इंडियन ज्योग्राफी, और क्या होता है, भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन चिंतन और एक मैपिंग यानी मानचित्र से जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं। टोटल इसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे इसमें? टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। ये टोटल 60 क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि जब आपको जो देना है वो एलटी ग्रेड में पेपर, तो ये इससे बाद क्वेश्चन ज्योग्राफी का नहीं जाने वाला। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका है यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हो इसी पे। तो ऐसे में क्या है कि लगातार करते रहेंगे तो आपका एग्जाम के टाइम तक आपका बहुत कुछ इसमें कंप्लीट कर लेंगे। फिर दूसरी बात रही कि बाकी जितनी भी चीजें चलती रहेंगी इसमें हम करते रहेंगे। और आपका सेकंड पेपर आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एलटी ग्रेड ज्योग्राफी के लिए है, ठीक। ये यूपी पीसीएस के लिए भी काम करेगा आपका, मतलब जितने भी एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी क्वेश्चन आते हैं वो सबके लिए काम आएगा। बस एक आध सेगमेंट छोड़ के आपको नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की जनगणना के आकलन के अनुसार भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाने की संभावना कब व्यक्त की गई थी? कब व्यक्त की गई है? 2030 तक, 2035 तक, 2040 तक और 2050 तक। ये कब तक की गई थी? एक की गई थी आपकी 2030 तक। कब की गई थी? 2030 तक। लास्ट टाइम 2011 में भारत की जनगणना हुई थी। भारत की जनगणना 15वीं जनगणना थी और आजादी के बाद 7वीं थी, ठीक है। और क्या था इसका क्या था, आप जो जनगणना होगी आपकी 2026 में होनी है। और 21 अक्टूबर से अभी 2025 में जो पहाड़ी इलाकों का उसके लिए घोषित हुआ है वो जनगणना आपकी कोरोना के कारण लेट हो चुकी थी, नहीं तब तक जनगणना हो गई होती। जनगणना अब तक हो गई होती। ये आपकी है, ठीक। ये है आपकी आपका है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा है, ये क्वेश्चन कल भी था। सुमेलित नहीं है। भूस्खलन गढ़वाल हिमालय में होता है, ठीक है। और क्या? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर बिहार है, ये भी ठीक है। भूकंप प्रवण क्षेत्र कर्नाटक का पठार, ठीक है। सूखा प्रवण क्षेत्र क्या? पश्चिम बंगाल का पूर्णिया जनपद। क्या? पश्चिम बंगाल का पूर्णिया जनपद क्या इससे प्रभावित होता है? इससे प्रभावित होता है? नहीं। इसमें सुमेलित क्या है? भूकंप प्रवण क्षेत्र क्या है आपका? ये है सूखा प्रवण क्षेत्र पश्चिम बंगाल का पूर्णिया जनपद है। लेकिन भूकंप प्रवण क्षेत्र क्या है? कर्नाटक नहीं। कर्नाटक प्रायद्वीपीय भारत है आपका। ये भारत है और ये प्रायद्वीपीय भारत जो बेसाल की चट्टानों से बना है। और इसमें क्या है, इसमें भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है। कर्नाटक का पठार अत्यंत प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है, से निर्मित है। और विवर्तनिक घटनाएं इसमें क्या होती है? विवर्तनिक घटनाओं का अभाव होने के कारण क्या सामान्यतः ये भूकंप से सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। क्या? भूकंप से सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, तो इसलिए इसमें भूकंप की संभावना न के बराबर है, ठीक। इसलिए क्या है आपका सुमेलित भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनई क्या है? नीरी। ये नीरी नीरी पूछ रहा है आपसे। नीरी की स्थापना कहाँ होती है? तो इसका फुल फॉर्म अगर वो आपसे पूछ दे कोई, तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च और इंस्टीट्यूट होता है, ठीक। क्या होगा? नेशनल, देखिए क्या होता है, इसको आप जानने की कोशिश करिए। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है नीरी। नीरी का फुल फॉर्म आपको मैंने बताया। ये पूछा नीरी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो नीरी का संबंध किससे? पर्यावरण शोध से। पर्यावरण शोध से। और इसका मुख्यालय क्या है? नागपुर। कहाँ? महाराष्ट्र के नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में क्या है? नीरी का मुख्यालय है। नीरी का मुख्यालय, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये आपके पर्यावरण शोध से शोध पे कार्य करने वाली एक संस्था है, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब देखिए कौन सा युग्म से सुमेलित है। दल्ली रजारा तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्या? खेतड़ी सिंघाना लॉस के लिए है। लोअर गंगा बॉक्साइट के लिए, और जावर अभ्रक के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें एक सुमेलित है? इसमें से सुमेलित आपको बताना है। तो सुमेलित कौन सा है? सुमेलित इसमें से कौन सा? इसमें ये जो है ना लोअर तंगा क्या है? ये बॉक्साइट के लिए है। बाकी क्या है? अब देखिए ये देख लीजिए, दर्जी को है, बस इसको इससे मिलान करिए। खेतड़ी का तांबा से कर दीजिए, जावर अभ्रक से नहीं। जावर आपका अभ्रक से नहीं। तो इसमें क्या है, देखो क्या है, देखिए ये क्या है, दो दो जो ये है, ये क्या है? दल्ली रजारा आपके छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक।
खेतड़ी कहाँ है आपका? राजस्थान में। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। लोअर दंगा कहाँ है? लोअर दंगा बॉक्साइट वाला कहाँ है? ये आपका झारखंड में है, याद रखिएगा। ये कहाँ है? ये झारखंड में। और जावर की खान कहाँ है? जावर की खान राजस्थान में है। ये क्या है? ये राजस्थान में। तो इसमें इसमें क्या है? जावर वाले में क्या है? जावर में क्या मिलता है आपको पता होना चाहिए। जावर में क्या मिलता है? जावर में आपका मिल जाएगा, क्या मिलता है? जावर में मिलता है शीशा व जस्ता। ये क्या है? ये शीशा व जस्ता। ठीक, शीशा व जस्ता के लिए क्या जावर जाना जाता है। जावर कहाँ पे है? जावर आपके राजस्थान में। राजस्थान में। इतनी बातें ध्यान में आ गई आपको। आप इसको ध्यान से रख देखिए। रजी क्या दल्ली रजारा क्या छत्तीसगढ़ में लॉस के लिए है। खेतड़ी कहाँ है? तांबा राजस्थान में है। लोअर दंगा बॉक्साइट के लिए कहाँ पे है? झारखंड में है। और जावर की खान में क्या मिलता है? शीशा और जस्ता मिलता है। कहाँ पे? आपके राजस्थान में। आपके कहाँ पे है? ये राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्राप्त करता है? जो भूमध्य सागर से उठने वाले तूफान होते हैं, ठंडी में बारिश होती है, जो आपके रबी की फसलों के लिए सोने का कार्य करती है, जैसे गेहूं, चना, मटर और क्या सरसों के लिए, तो उसको बोलते हैं। तो केरल, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन वर्षा प्राप्त करता है। वो जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान से होते हैं जब प्रवेश करती है, तो सबसे पहले पंजाब में ही पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? वो आपके पंजाब में पहुंचती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका पंजाब हो जाए। मानसून सबसे पहले भारत में किस राज्य में प्रवेश करता है? केरल में। अब देखो क्या है, ये है भारत का, ये है मानचित्र। यहाँ से जब मानसून प्रवेश करता है तो सबसे पहले केरल में बरसता है मानसून। ठीक, ऐसे होते हुए ऐसे घूमता है। तो बात की बात है, जब मानसून आएगा तो आपको उसमें करा दिया जाएगा। लेकिन देखिए क्या है, जो भूमध्य सागरीय वर्षा होती है, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, जो जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, उसको हम बोलते हैं। तो कहाँ पे होती है? सबसे पंजाब में होती है। उसका क्या है? पंजाब में। और क्या है? लौटते हुए मानसून। क्या लौटते मानसून से बारिश कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। पश्चिम बंगाल में आपको तूफान आते हैं, काल बैसाखी हुई, सब कल भी पढ़ाया हुआ था। ये सब इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है। भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में सही नहीं है मेरे भाई। ये देख, ये हमेशा आपको देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, तभी आप जाके कर पाएंगे। और ये जो आपका एलटी ग्रेड का पेपर होता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, एनसीईआरटी पैटर्न से आधारित है। इसमें यूपी बोर्ड के भी क्वेश्चन को मैंने लिया, मैं यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन को भी इसमें ऐड किया हूँ, जो कि ताकि आपको पूरा 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 सिलेबस में कवर करा सकूँ। ठीक, इसलिए मैं इसको प्रैक्टिस सेट आपका लेके सामने जरूर रहता हूँ। और ये डेली प्रैक्टिस सेट, जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ तब तक प्रैक्टिस सेट 60 क्वेश्चन का ही चलेगा और ज्योग्राफी की चलेंगे। ठीक, तो इसलिए इसका आपका ये लगातार चलता रहेगा। ठीक, अब देखो अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से काली मिट्टी के बारे में क्या सही नहीं है? इसमें क्या क्या सही नहीं है? ठीक, यही बताना है आपको। क्या है? विकास बेसाल्ट चट्टानों पर हुआ है। देखो इसमें क्या हुआ कि टाइप मिस्टेक के कारण इसमें क्या हुआ, मतलब जो होते हैं आपके इसमें नहीं कर पाए हैं। महाराष्ट्र में खूब फैली है। ठीक है, जैविक पदार्थों में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, ये भी इसकी विशेषता है। महाराष्ट्र में ये भी विशेषता बेसाल्ट की चट्टानों पर भी हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या जैविक पदार्थ की संपन्नता है परंतु लोहे की कमी है। इसमें गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। भारत में पाई जाने वाली जो काली मिट्टी है ना, उसमें लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। ठीक, उसमें क्या लोहा और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, जबकि इस मिट्टी में जैविक पदार्थों की क्या होती है? कमी होती है। इसमें क्या होती है? जैविक पदार्थों की कमी होती है। ठीक, इसमें जैविक पदार्थों की क्या होती है? इसमें कमी होती है। ठीक, और टिटेनी फेरस की लवणों की उपस्थित होने के कारण मिट्टी का रंग काला दिखता है। किसके? टिटेनी फेरस। टिटैनी फेरस के कारण इसका रंग क्या है? इसका रंग हमें काला दिखाई देता है। इसका रंग हमें काला दिखाई देता है। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चलो आप अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पूछा कौन सा कथन सही है। झारखंड भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखो झारखंड, क्या ये बात सही है? लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा कथन सही है इसमें पूछा है? ये भैया नहीं है। ठीक, इसको छत्तीसगढ़ मारिए आप, छत्तीसगढ़। ठीक, भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। पहले था लेकिन इस टाइम नहीं है, ये भी गलत है। भारत में गुजरात बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी गलत है। वर्तमान में भारत में आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात एकदम सही है। ये बात एकदम सही है। वर्तमान में क्या है आपका सबसे बड़ा? भारत में लौह अयस्क का उत्पादन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? छत्तीसगढ़ है। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? ये आपका जो उड़ीसा दिया है, यहाँ एमपी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक, मैं बताते चल रहा हूँ। भारत में गुजरात से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन, गुजरात तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन, गुजरात नहीं मेरे भाई, गुजरात नहीं है। यहाँ पे क्या है? ये उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्यूमिनियम। ठीक, एल्यूमिनियम का अयस्क। ठीक, वर्तमान में भारत में अभ्रक की सबसे बड़ी खदान कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, आगे देखो। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित
है। चंबल गांधी सागर, कृष्णा राणा प्रताप सागर, रिहंद गोविंद सागर और सतलुज गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब देखो, अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें से कौन सा सुमेलित है, यही पूछा है ना, इसमें से कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसमें क्या, चंबल गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध है। अब देखो राणा प्रताप सागर क्या है, ये राणा प्रताप सागर है, ये भी किस पे है, ये भी चंबल पे, किस पे है, चंबल पे। रिहंद क्या है, रिहंद किस पे भैया, रिहंद क्या है, ये जो राणा प्रताप हो गया। गोविंद सागर क्या है, ये गोविंद सागर सतलज पे, क्या ये आपके सतलुज पे है, या सतलुज या सतलज। और ये जो रिहंद है, ये रिहंद क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ये जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रेणुकूट के पास में पिपरी जगह है, वहां पे आपका रिहंद डैम बना हुआ है। और ये जो गोविंद वल्लभ पंत सागर का नाम पड़ा है, ये उत्तर प्रदेश के क्या थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, क्या थे, पहले मुख्यमंत्री, ठीक, पहले मुख्यमंत्री थे, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं थी, गंगा एक्शन प्लान में कौन सम्मिलित नहीं था। गंगा एक्शन प्लान में प्रथम चरण की शुरुआत कब होती है पता है, जो प्रथम चरण होता है गंगा एक्शन प्लान का, वो होता है 14 जून, कब, 14 जून 1986, कब होता है, 1986 में होता है, ठीक। और इसके अंतर्गत ऋषिकेश से कलकत्ता तक, कहाँ, उत्तराखंड के ऋषिकेश से कलकत्ता तक, ठीक, कलकत्ता तक क्या, नदियों को स्वच्छ बनाने की बात कही गई थी, ठीक। हरिद्वार मतलब ऋषिकेश से कलकत्ता तक पूरे 25 जितने भी किलोमीटर की लंबी गंगा हो, उसमें प्रथम चरण में क्या किया गया था, 14 जून 1986 को इसको गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत किया गया था, साफ सफाई के लिए, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत जरूरी था, ठीक। उसके बाद होता क्या है, फिर ये जब ये क्या होता है, पहला चरण खत्म होता है, तो गंगा एक्शन प्लान की जब द्वितीय चरण प्रारंभ होता है, तो जून में, कब, द्वितीय चरण कब, 5 जून 1993। तो इसमें क्या होता है, इसमें गंगा द्वितीय में जो होती है, तो इस चरण में क्या होती है, यमुना, गोमती और दामोदर को सम्मिलित किया जाता है। किसको किया जाता है भैया, इसको देखो, यमुना, गोमती और दामोदर इनको किसमें, गंगा एक्शन प्लान के द्वितीय चरण में, क्यों, द्वितीय चरण में, कब, द्वितीय चरण में शामिल किया जाता है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसमें से पूछा है कौन सम्मिलित नहीं, तो आप क्या, आपकी गोमती शामिल है, दामोदर शामिल है, यमुना शामिल, तो कोसी कहाँ है, इसे बिहार की शोक कहते हैं, कोसी क्या कहते हैं, बिहार की शोक, किसको कहते हैं, बिहार की शोक। रास्ता बदलने वाली नदी किसे कहते हैं, रास्ते बदलने वाली नदी कौन सी है, कोसी नदी है, क्या है, ये क्या, धोखेबाज नदी भी है, क्या है, धोखेबाज नदी भी है, धोखेबाज नदी भी है। इस पे पता है ना, कहाँ से निकलती, नेपाल से आती है, कोसी, ध्यान रखना, कोसी नदी बिहार की शोक कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। अब देखो इसमें आपको क्या बताना है भैया, इसमें क्या बताना है, अब ये देख लो, इसमें सीधे सीधे कौन सा कथन सत्य है। तुंगभद्रा परियोजना में केरल और तमिलनाडु लाभान्वित है, तुंगभद्रा से केरल क्या है, ये लाभान्वित है, ऐसा बात तो है नहीं। कुंडडो परियोजना कर्नाटक में स्थित है। सलाल परियोजना में हिमाचल प्रदेश में लाभान्वित है। शरावती परियोजना जोग प्रपात पर अवस्थित है। ये बात आपको बता दें कि शरावती वाली ही जो है ये आपकी बिल्कुल राइट आंसर है, ये क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए तुंगभद्रा जो परियोजना है, आप इससे कौन कौन से लोग शामिल हैं इसमें, अब देखो इसमें क्या है, तुंगभद्रा में आंध्र प्रदेश प्लस कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश प्लस कर्नाटक, नंबर एक बात। और दूसरे नंबर में कौन सा है, इसमें कौन कौन है, इस परियोजना में कर्नाटक की जगह आपको बताना होगा, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे तमिलनाडु मेरे भाई। इतनी बातें कंफर्म हो गई होंगी हमारे हिसाब से। सलाल परियोजना के बारे में आप बताइए, सलाल परियोजना जम्मू और कश्मीर है, क्या सलाल हिमाचल की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ जम्मू और कश्मीर लाभान्वित होती है इसे। यह परियोजना किस पे है, चेनाब नदी पे बनाई गई है, किस नदी पे, चेनाब नदी पर बनाई गई है, ठीक, इसको ध्यान रखना। शरावती परियोजना जो प्रपात कर्नाटक में है, इसको आपको आपका क्या है, यही एक मात्र विकल्प सही है। चलो आगे देखो, भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य 2001 के अनुसार पूछा है यहाँ पे, ठीक, यहाँ 2001 के वर्ष न्यूनतम पूछा है, तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आपका छूटा हुआ है, तो ऑप्शन डी को आप लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, इसमें क्या हिमाचल प्रदेश आपका था, ठीक। अरुणाचल प्रदेश में 20.141% है, उस टाइम का आंकड़ा है, तो उस टाइम का आंकड़ा इतना ध्यान देने की बात नहीं, क्वेश्चन में आया तो आपको मैंने बता रखा। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे आपको कह रहा है कथन एक, निम्नलिखित कथनों में विचार करो। हाल के वर्षों में भारत की जनसंख्या में वृद्धि में कुछ कमी आई है। चलो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 2/3 जनसंख्या शिक्षित है। अब इसको आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, इसमें इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की व्याख्या करता है। चलो भैया इसकी व्याख्या कर रहा है, इसको आपको बताना था, ये क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल सही मिल गया, ठीक। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको मैं बता दूं कि आपकी जो स्पीड प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ ना,
ये एनसीईआरटी और आपकी यूपीपीसीएस हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को मैं आपको करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसे बस कोई भी एनसीईआरटी कोई भी लूसेंट से उठा के ला दिया, क्योंकि पेपर का उस हिसाब का पेपर, वही आपका एलटी ग्रेड का पेपर हो तो उस हिसाब से पेपर पूछा जाएगा, उस हिसाब का इसका पैटर्न होगा, उस हिसाब से इसकी वो होगी, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड होगा, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस हमने खुद से बनाए हैं। इस्पात संयंत्र और राज्य दिया है। इस्पात कौन सा इस्पात संयंत्र किस राज्य में? भिलाई कहाँ है? भिलाई आपको पता होना चाहिए, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, तो हम भिलाई को छत्तीसगढ़ में ला देंगे मेरे भाई। बोकारो कहाँ है? बोकारो आपको मालूम होना चाहिए, है झारखंड में। बोकारो कहाँ पे है? बोकारो आपके झारखंड में है। चलो ये भी मिला दिया। सलेम कहाँ है? सलेम कहाँ है? सलेम सलेम आपको पता है तमिलनाडु में। सलेम कहाँ है? तमिलनाडु में। और विजयनगर, विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक में। विजयनगर कर्नाटक में। 3-4-1-2, 3-4-1-2, उत्तर कहाँ पे? 3 और अरे क्या है, हाँ 3-4-3-4-2, 3-4-1-2, 3-4-1-2 आपका आंसर, आपका ये सी आंसर राइट हो गया। सी आंसर राइट हो गया। आगे देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गंगा, बनास, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, इंद्रावती, महानदी, तेल, कौन इसमें से सुमेलित है? देखो महानदी जो नदी है, इसकी सहायक नदी तेल है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, इसमें क्या है, ये बिल्कुल सही है। गंगा की बनास तो है नहीं, गोदावरी भीमा भी नहीं, कृष्णा इंद्रावती भी नहीं है। ठीक, इंद्रावती भी नहीं है। ये सहायक नदियां किसकी हैं? ये सहायक नदी किसी किसी सुमेलित नहीं, महानदी की है। तेल नदी जो है ये सुमेलित है आपकी। आगे देखो, निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है? ठीक, कल जाएंगे पीडीएस लेने, इसके बाद भी अगर ये याद हो जाएगा तो आपको ऊपर से नीचे पूर्व से पश्चिम सारे याद हो जाएंगी पहाड़ियां। इसमें से पूछा कौन सी वहां से प्रवाहित नदी होती है? वहां से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो आपकी सिंधु होती है। कौन होती है? सिंधु। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है पता है? सिंधु नदी तिब्बत से मानसरोवर की झील के निकट से निकलती है। ठीक है, तिब्बत से। ठीक है, और यह नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर प्रवाहित होती है। इसके लद्दाख और जास्कर के मध्य से होकर प्रवाहित होती है मेरे भाई, इसको ध्यान रखना। और गंगा, ये क्या है, जो गंगा पर्वत, क्या ये जो है गंगा नहीं, नंगा पर्वत, ये क्या होता है? ये नंगा पर्वत, जब नंगा पर्वत के निकट से ये बुंजी नामक स्थान पे, कहाँ, नंगा पर्वत के साथ बुंजी नामक स्थान पर 581 मीटर के गहरे रास्ते का निर्माण करती है, गहरे खड्डे का निर्माण करती है। ठीक, 581 का। ठीक है, उसके बाद क्या निर्माण करती है? और यह एक पूर्ववर्ती नदी है, यह एक पूर्ववर्ती नदी, ध्यान रखना, पूर्ववर्ती नदी। और सिंधु जल समझौता याद रखना आप। सिंधु जल समझौता कब होता है? सिंधु जल समझौता 1960 में होता है। इस टाइम इस समझौते को क्या किया गया? इस टाइम रद्द कर दिया गया। क्यों? पहलगाम अटैक के कारण। इसको आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और अधोलिखित कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। और इसमें देखिए क्या, एल्युमिनियम कहाँ पे है, सीमेंट कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे है, पेट्रो रसायन कहाँ पे है। ठीक, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब इसको आपको बताना है। एल्युमिनियम कोरबा, चलो ठीक है, 1 का 4 देखो। ठीक, फिर सीमेंट डालमिया नगर कहाँ है? डालमिया नगर देखा जाए तो कहाँ है? डालमिया नगर बिहार की बात हो रही। इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर में होगा। फिर पेट्रो रसायन बोगाईगांव असम में होगा, बोगाईगांव असम में हो जाएगा। ठीक, ये आपके क्वेश्चंस का मिलान हो गया। इसमें आंसर कौन सा आपको ठीक करना है? इसमें आपका बी आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। आगे देखो, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 35 लाखी नगर हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के कितने नगर शामिल थे भैया 10 लाख में? और बताओ उत्तर प्रदेश के कितने नगर शामिल हैं? उत्तर प्रदेश के आपके टोटल कितने नगर शामिल हैं? उत्तर प्रदेश के 6 नगर शामिल हैं। जब 2011 की जनगणना हुई, 2011 की, तो इसको 35 की जगह क्या हुआ, अरे सॉरी यार, 2001 में क्या थे? ये थे आपकी टोटल कितने थे? 35 थी। 10 लाखी कौन? 10 लाखी नगर, 10 लाख ही नगर थे। ठीक है, क्या हुआ, जब 2011 की जनगणना हुई तो 35 की जगह 53 नगर हो गए, 53 नगर हो गए। और उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में 6 हैं। 6 कौन कौन से मैं बता दूं, कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ। क्या? कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, टोटल 6 हैं, टोटल 6 हैं। इसको आप ध्यान रख लेना। चलो आगे देखो आप, भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही कब? भारत में सबसे उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर 1951 से 61 के दौरान, 61 से 71 के दौरान, 81 से 91 के दौरान, 1901 से 2001 के दौरान। ये सबसे सर्वाधिक उच्चतम वृद्धि दर किस साल रही है? तो ये आपको पता होना चाहिए कब, 61 से 71 के बीच, 61 से 71 के बीच सर्वाधिक वृद्धि दर रहती है। और अगर पूछ दे इसमें भारत में महान विभाजक वर्ष कौन सा है? 1921। 1921 को महान विभाजक, महान क्या, जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहते हैं, विभाजक वर्ष कहते हैं। आप इसको भूलिएगा नहीं, इसको आप ध्यान से अपना कर लीजिएगा। आगे देखो आप,
2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकतम घना आबादी राज्य कौन सा था? अभी देखो यहाँ पे 2000 मैं अभी बता दूं, पश्चिम बंगाल था। ठीक, क्या था उस टाइम में? पश्चिम बंगाल था। उस टाइम में क्या था आपका, जो पश्चिम बंगाल है वो सबसे घना बसा हुआ था। तो जो घना बसा हुआ था पश्चिम बंगाल, ठीक, और उसका उसका कितना था? 880 वर्ग। देखो क्या था, जो इसका देखो टोटल आपको उस टाइम 904 था। ठीक, और सेकंड नंबर पे क्या था? बिहार था। तो इस टाइम प्रेजेंट में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे क्या, सबसे घना बसा कौन सा? सबसे घना बसा है बिहार। बिहार 1106 है, 1106 है। ठीक, इसको ध्यान रखना। 2011 के अनुसार अगर हम देखेंगे इसको तो बिहार मारेंगे, और 2001 के अनुसार देखेंगे तो पश्चिम बंगाल। ये क्या पूछा है? घना, अधिकतम घना 1 किलोमीटर के बीच में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। ठीक, इसको आप ध्यान रखोगे। चलो आगे देखो। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरीकृत राज्यों का सही क्रम है। 2001 बार बार आ रहा है क्योंकि 2001 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब पीछे से भी पूछते हैं लोग। 2011 की जनगणना तो आपको कराना ही कराना है मुझे, इसलिए उसको अलग से लाना ही लाना है, तो इसलिए मैं इसको पहले से ला दिया आपको। 2001 आपको कंफर्म है। इसमें पूछा नगरीकृत राज्यों का सही क्रम कौन सा है? बिहार, सिक्किम, असम, उड़ीसा। असम, बिहार, उड़ीसा, सिक्किम। सिक्किम, असम और उड़ीसा, बिहार। बिहार, असम, सिक्किम और उड़ीसा। इसमें से आपसे चारों में से आंसर को बताना है कि इसमें से कौन सा सही, कौन सा सही है। तो इसका आंसर क्या है? बिहार है, सिक्किम है, असम और उड़ीसा है। बिहार में कितने? 10%, सिक्किम में 11%, असम में 12% तथा उड़ीसा में 14% है। ये आपके इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य था? नगरीकृत राज्य के बारे में आपको बता दें कि गोवा था। कौन था? गोवा था। ठीक, इसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मानुसार साक्षरता का सही अवरोही क्रम? साक्षरता धर्म के अनुसार सबसे ज्यादा किसमें थी, फिर किसमें थी, फिर किसमें थी? तो आपको मालूम होना चाहिए क्या? जैन। सबसे पहले जैन, फिर ईसाई, फिर बौद्ध, फिर सिख। क्या? जैन, ईसाई, बौद्ध और सिख थे। ठीक, ये आपकी जनगणना का क्या था इनका। और ये जनसंख्या में सबसे ज्यादा कौन? साक्षरता में धर्म के अनुसार कौन है? जैन सबसे ऊपर, फिर ईसाई, फिर बौद्ध, फिर सिख। कथन एक, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को मिश्रित इस्पात निर्माण में विशेषता प्राप्त है। चलो भैया, आर, इस इस्पात संयंत्र को स्थानीय खानों से लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है। इसको लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया कि भैया कहाँ से इसको लौह अयस्क प्राप्त होता है, इसके कहाँ से सब प्राप्त होता है। इसमें क्या? ये सही है आपका, ये सही है, ये सही है। इसमें ये सही और आर गलत। इसमें क्या? ये सही और आर गलत। उसकी व्याख्या और क्या कुछ नहीं करता। इसको स्थानीय जगह से क्या होता है? स्थानीय जगह से लौह अयस्क की प्राप्ति नहीं होती है। कारण क्या है? आर असत इसलिए है, दुर्गापुर के कारखाने में लौह अयस्क की आपूर्ति बोलानी की खान, यानी बोलानी की खान कहाँ पे? मयूरभंज। कहाँ पे? मयूरभंज से की जाती है। और ये क्षेत्र 320 किलोमीटर की त्रिज्या के अंतर्गत अवस्थित है। मयूरभंज से हो रही, वहां की स्थानीय से नहीं हो रही, मयूरभंज के लोहा खदान से हो रही। कौन? बोलानी। कौन? बोलानी संयंत्र है ये। क्या है? बोलानी है। बोलानी से होता है मयूरभंज। मयूरभंज जिला कहाँ पे, किस राज्य में, आपको बताना। वहां इसको क्या होता है? लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। लेकिन ये तो सही नहीं, इस्पात संयंत्र को स्थानीय खानों से लौह अयस्क मिलता है, ये बात गलत है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को मिश्रित इस्पात निर्माण करने की विशेषता प्राप्त है। ठीक, आगे देखो। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? नाथपा झाकरी, ये क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए वन लाइनर क्वेश्चन होता है, लेकिन ये कभी भी पूछा जा सकता है, तो कभी गलत मत करिएगा। ये कहाँ से हुआ? ये सतलुज से हुआ। ये आपका सतलुज से हुआ। एक जल विद्युत परियोजना है। क्या? एक जल विद्युत परियोजना है, याद ध्यान रखिए। क्या? ये आपकी जल विद्युत परियोजना है मेरे भाई। चलो इसको आप जान जाओ। ठीक, ये सतलुज नदी पे है। ये क्या? ये सतलुज नदी पे है। ये सतलुज नदी पे है। ठीक, ये दो चीजें आपको मैंने बता दी है। ये दो जो चीजें बता दिया नदी पर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इससे क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। कौन कौन? हिमाचल, कौन? हिमाचल, पंजाब और हरियाणा। हरियाणा क्या होती है? इससे क्या? इससे लाभान्वित होते हैं। इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक, ये चीजें आप हमेशा याद रखिएगा, आपको बहुत काम आने वाली चीज है। ये आपके बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक, आगे देखिए। भारत 2001 के 3 अधिकतम जनसंख्या वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? वही चीज आज भी है, 2011 में भी वही लागू नियम है और उस टाइम भी लागू था। क्या था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। सन 2001 की जनगणना के अनुसार हर छठा मनुष्य भारतीय है। ठीक है, बात मानो। विश्व में भारत की जनसंख्या का प्रवचन अधिकतम है। गलत, ये बात गलत है। ये बात यहाँ पे सरासर गलत होती है। इसमें आपको मैं बता दूं इसमें क्या होगा। इसका आंसर देखिए, ये तो सही है,
लेकिन आर गलत है। आर गलत किस लिए, इसको सुनो आप। 2001 की जनगणना के अनुसार जो है इसमें वर्तमान समय में प्रवासी भेजने में, पता है आपको, प्रवासी देशों में ग्रेट ब्रिटेन सर्वाधिक ऊपर है। भारत का स्थान प्रथम नहीं, इसके पश्चात मैक्सिको, फिलीपींस और क्यूबा आते हैं, 3 स्थान आता है। और इसके बाद क्या, भारत का स्थान इसमें कौन सा, 8वां। भारत 8वें स्थान पे था, भारत 8वें स्थान पर है, भारत 8वें स्थान पर है। ठीक, चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से अवस्थिति के आधार पर पश्चिम से पूर्व को जाने पर कौन सा अनुक्रम आएगा। ठीक, पश्चिम से पूर्व। आप इस भारत को बना लो, प्यारा सा भारत रहा। अब ये आपका प्यारा सा भारत है मेरे भाई। अब देखो इसके बाद यही एक मोटी मोटा मैं बनाया हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, जब बनाता हूँ तो बहुत अच्छे से बना देता हूँ। ठीक, अभी देखो इसमें पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम की तरफ हमको चलना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, पूर्व। बीकानेर राजस्थान में है। ठीक, इसमें कहाँ से, पश्चिम से पूर्व चलना है ना। अब देखो ये आपका इधर वाला है, ये क्या है, ये है पश्चिम, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे आपका राजस्थान है, कौन है, राजस्थान है। यहाँ दिया जिला कौन सा है, बीकानेर, बीकानेर राजस्थान का है। चलो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ आपका कहाँ है, प्रतापगढ़ हमें लग रहा है ये प्रतापगढ़ लेंगे आपके उत्तर प्रदेश वाले को, प्रतापगढ़ शायद बताएंगे ये, लेकिन अब देखिए किसको कहाँ से कहाँ मिलता है हमको ये देखना है। फिर दरभंगा, दरभंगा बिहार में है। फिर पूर्णिया, फिर पूर्णिया आपका पश्चिम बंगाल वाला इलाका आ जाएगा। ये सब क्या होगा, इसका आंसर यही होगा, बीकानेर, प्रतापगढ़, दरभंगा और पूर्णिया। ये बीकानेर आपका राजस्थान, प्रतापगढ़ यूपी, दरभंगा बिहार और पूर्णिया पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल, यही चीज पूछा है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जन्म दर 2001 में न्यूनतम थी। फिर वही क्वेश्चन, न्यूनतम जन्म दर कहाँ की है, न्यूनतम जन्म दर कहाँ की है। ठीक, न्यूनतम जन्म दर महाराष्ट्र की थी, महाराष्ट्र की थी। सिक्किम में रांगपो प्रसिद्ध है, रांगपो सिक्किम में प्रसिद्ध है, किस लिए सिक्किम में रांगपो प्रसिद्ध है, आपको मालूम होना चाहिए, तांबे के लिए प्रसिद्ध, तांबे के खान के लिए। कहाँ पे, रांगपो किस जिले में, सिक्किम में। सिक्किम का रांगपो प्रसिद्ध है किसके लिए, तांबे के लिए। बाक्साइड अभी बताया हूँ, अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश जाना जाता है, लौह के लिए छत्तीसगढ़ जाना जाता है, बाक्साइड के लिए, बाक्साइड के लिए क्या जाना जाता है, उड़ीसा जाना जाता है ना। चलो, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा है। कोलकाता कहाँ है, कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल वाला इलाके में है, एक कोलकाता वाला बंदरगाह होगा। कोचीन केरल में, विशाखापट्टनम आंध्रा में, कांडला गुजरात में है। अब देखो ये क्या है, आपका पश्चिम बंगाल, आपका पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पे है। ठीक, कोचीन क्या है, केरल में है, कोचीन कहाँ पे, केरल में। विशाखापट्टनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। कांडला कहाँ का, गुजरात का है, कांडला कहाँ का, गुजरात का। सबसे गहरा पत्तन कौन सा, इसी में डॉल्फिन नोच है, इसी में क्या है, इसी में डॉल्फिन नोज है, डॉल्फिन नोज है, इसीलिए भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदर, एक प्राकृतिक बंदरगाह भी, इसको भी ध्यान रखो आप, क्या रखो, प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, इसको मत भूल जाना। ठीक है, क्या प्राकृतिक, विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसका पोताश्रय प्राकृतिक है, पोताश्रय जो, हाँ पोताश्रय जो क्या होता है, पोताश्रय होते हैं ना, जहाँ आके पोत रुकते हैं उसको आश्रय, उसको पोताश्रय क्या है, प्राकृतिक है। पोताश्रय जो है जहाँ रुकते हैं वो डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी पर, पहाड़ी आगे की तरफ निकली हुई है, निकली हुई आने के कारण यहाँ मानसून के झकोर से सुरक्षित रहता है। जैसे क्या है, डॉल्फिन नोज ऐसे निकला हुआ है, क्या है, सॉरी यार, ये क्या, ठीक, ये डॉल्फिन नोज की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, थोड़े से एक कुछ मच्छर बैठ गया था उस पर, इसलिए सेटिंग गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, बस 1 सेकंड आप। ठीक, ओके 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 ओके, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ना, आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक, ये क्या है, इधर पे मुझे आना पड़ेगा ना, हाँ ठीक। ये क्या है, आपका जो इसमें दिया हुआ है, क्या है इसमें जो दिया हुआ है आपको, इसको देख लीजिए। डॉल्फिन नोज क्या है, वहाँ पे निकली हुई है, ऐसे पहाड़ी नुमा है, और इधर से जो लहरें आती है तो उसको सुरक्षित करती हैं। और ये पोताश्रय कहाँ पे, पोताश्रय प्राकृतिक है, अच्छा है। ये कहाँ पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है, किसका है, आंध्र प्रदेश का। ठीक, आंध्र प्रदेश का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है, 1 सेकंड रुकना है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बार बार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या क्या है। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ अभी इससे पहले बताया था मैंने, इससे पहले आपसे पश्चिमी विक्षोभ के बारे में हमारी चर्चाएं हो चुकी हैं। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी आप लोगों ने चर्चा कर रखी है। ठीक, कहाँ पे प्रवेश करता है, कहाँ पे प्रवेश नहीं करता है, ये चीज़ अभी हम लोगों ने देखी है। तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से प्रवेश
करेगा। इस चीज को, ये उत्पन्न कहाँ से होता है, कहाँ से प्रवेश करता है, पश्चिमी विक्षोभ जानना जरूरी है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आपके मानसून से संबंधित नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए, अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में और हिंद महासागर में। ये होता है कहाँ पे, ये होता है हिंद महासागर में तो होगा नहीं, भूमध्य महासागर में होता है उत्पन्न। इसमें होता क्या है, देखिए क्या होता है, इसकी व्याख्या मैं बता दूं आपको। देखिए क्या होता है, शीत ऋतु में भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ, कब, शीत ऋतु में, क्या याद रखो यार, लिखो, तो शीत ऋतु में क्या, शीत ऋतु में भारत में प्रवेश करने वाले का, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ, ठीक, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। कहाँ, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। अब आपको मैं भूमध्य सागर अगर दिखाने की कोशिश करूंगा, अब देखो मैं उसमें मैप तो ला नहीं सकता। अब देखो मैं आपको, ये यहाँ पे मैप है, छोटा सा मैप है, आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा मुझे नहीं पता। ये आपका भारत है। अब देखिए यहाँ पे खाड़ी हंसा अल्पस पर्वत है, ईरान का पठार है, ये है, यहाँ पे है आपका, ठीक। अब देखिए भूमध्य सागर यहाँ पे है, कहाँ पे, भूमध्य, लीबिया के पठार, भूमध्य सागर यहाँ पे है। जब यहाँ से उठता है तो ऐसे जाते 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 हमको भारत में मिल जाता है। ये किसको किसको क्रॉस करेगा, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सबको क्रॉस करते हुए तो भारत के पंजाब राज्य में प्रवेश सबसे पहले करता है। पाकिस्तान में भी होती है बारिश, पाकिस्तान में भी बारिश इसकी होती है, ठीक। तो क्या होता है, ये क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात है, एक तरह से क्या है, ये शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात जो भूमध्य सागर में क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक। और क्या, ईरान, इराक और अफगानिस्तान, कहाँ कहाँ से, देखो ईरान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक। फिर पाकिस्तान, कहाँ, फिर पाकिस्तान, फिर कहाँ प्रवेश करता है, भारत, भारत में सबसे पहले पंजाब, भारत में भी, पंजाब में भी इसका असर हमको देखने को मिलता है, ठीक। पाकिस्तान होते फिर ये भारत में प्रवेश कर जाता है। कौन सा, भूमध्य सागर। ये क्या होता है, जो रबी की फसल होती है हमारी, उसके लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि उस टाइम गेहूं के लिए इसको सोने वाली बारिश वो बोलते हैं लोग। गेहूं, चना, जौ, मटर, गेहूं, चना, मटर और सरसों, इसके लिए बहुत फायदेमंद ये बारिश होती है, इसलिए इसको लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी बारिश हुई है, ठीक। आगे देखो, वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। वार्षिक तापांतर का मतलब ये होता है कि साल में क्या होता है, साल में 12 महीने में किसी महीने में सर्वाधिक क्या होगा, देखो ये तापांतर क्या होता है, सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडे, क्या, सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडे क्या, तापमान में अंतर को कहते हैं, ठीक। किसको कहते हैं, अंतर को कहते हैं, ठीक है, अंतर को कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ, एक क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसको क्वेश्चन को आपको अभी बताना था ना। सबसे ज्यादा क्या होता है, कोचीन में होता है, कोचीन कहाँ है, केरल में होता है। कोचीन में केरल उपयुक्त क्या होता है कि विषुवत रेखा के एकदम निकट है, क्या है, देखिए इन स्थानों में कोचीन जो है विषुवत रेखा के एकदम निकट है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ सर्वाधिक क्या होगा, तापमान हमेशा बना रहता है, ठीक, निकट आता है। यहाँ वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। न्यूनतम पूछा है क्या, सबसे कम पूछा है यार, सबसे कम। अब यहाँ पे तो बारिश भी होगी, सब कुछ भी होगा, तो इसका न्यूनतम कोचीन में होगा, सबसे कम होगा। सॉरी, इसको देखा नहीं था। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग अवस्थित है। अभी जवाहर सुरंग चर्चा में था, अभी जवाहर सुरंग का था, चर्चा में था। एक इस श्रेणी में है, एक भारत की किस श्रेणी में, पीर पंजाल में। त्रिकूट श्रेणी कहाँ पता है आपको, त्रिकूट श्रेणी पता है आपको कहाँ पे है, त्रिकूट श्रेणी नहीं है, त्रिकूट पर्वत पे भी, यहाँ पे जो सतना में मैया जिला बना दिया गया, वहाँ पे शारदा माता का मंदिर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा इसमें से कौन सुमेलित सही नहीं, जलोढ़ उत्तर प्रदेश, रेगुड़ महाराष्ट्र, लेटेराइट पंजाब, लाल और पीली छत्तीसगढ़। आपकी लेटेराइट मिट्टी, एक क्वेश्चन रिपीट कराया हूँ मैं जानबूझ के, ताकि आपको याद हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ वही गंगा के मैदान CWG वाले में, यहाँ क्या है, जलोढ़ मृदा, यहाँ क्या है, जलोढ़ मृदा, ठीक है, क्या है, जलोढ़ मृदा। उस सही सुमेलित करना है हमको। देखो लेप्चा कहाँ पाई जाती है, अब देखो भील जनजाति, पहले देखो भील को राजस्थान से लगाते हैं, गोंड को कहाँ पे, मध्य प्रदेश में लगाते हैं। फिर क्या है, लेप्चा कहाँ की है, सिक्किम की है, लेप्चा कहाँ की है, सिक्किम की। और बचा कहाँ, माल पहाड़िया कहाँ की है, झारखंड की, माल पहाड़िया कहाँ की है, झारखंड की। तो इसका आंसर क्या मार देंगे आप, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, 3 देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, ठीक, 2 का 4, गोंड 1, यानी 3 4 1 2, ठीक, आंसर है आपका सही हुआ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, ठीक, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा उसकी फसल है और प्रमुख उत्पादक दिया है। मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होती है, क्या होती है, मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है इसका, ठीक। ये क्वेश्चन हमें लग रहा है पीछे छूटा है यार, सॉरी ये वाला छूटा ना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। संयंत्र दिया है, मैं कौन संयंत्र कहाँ लगा, और ऊर्जा प्रकार
ठीक। कालागढ़, ये कालागढ़ क्या है आपको बताना होगा कि अगर एक मैं पूछ दूं कि ये कालागढ़ है क्या, ये कालागढ़ है क्या, तो कालागढ़ क्या है, तापी, तापी षड्यंत्र है। ठीक। ग्वाल पहाड़ी कहाँ है, ग्वाली की पहाड़ी या ग्वाल ग्वाल की पहाड़ी कहाँ पे है, ग्वाल की पहाड़ी आपको कहाँ पे बना है, ये आपको सौर ऊर्जा के लिए है। ठीक। और क्या है, तारापुर, ये आणविक है, ये आपका क्या है, आणविक है षड्यंत्र। पथरी, पथरी क्या है, जली है, पथरी कहाँ पे है, पथरी आपकी जली है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आप मारेंगे सी, इसका आंसर आप क्या मारेंगे, इसका आंसर मारेंगे सी, ध्यान रखो। सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना था, इसमें क्या करना है, सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है। मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ पैदा की जाती है, किस राज्य में, मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। अच्छा। ठीक। सरसों कहाँ, राजस्थान। सोयाबीन मध्य प्रदेश। नारियल केरल। 1 2 3 4 सब सही है, लेकिन ये गुजरात, ये देखिए ये गुजरात, अगर ये गुजरात रहता तब तो आपको गुजरात हर हाल में मारना ही पड़ता। ठीक, इसलिए ध्यान रखना। इसका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। लोकेशन एंड एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी किसने लिखी है, ये किसने लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, ये किसने लिखा है, इसमें सुमेलित नहीं है, ये क्या है, ह्यूरन पी हेगेट सही है। मेंटल लैब्स डीएम स्मिथ, एक गलत क्वेश्चन है, यही यही सुमेलित नहीं है। ठीक, ये क्या है, ह्यूमैनिटिक ज्योग्राफिक डेविड एंड एम एम सैमुअल्स, ये सही है। द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी आर ई डिकेंस, ये भी आपका सही। इसमें कौन सा आंसर, इसमें बी सुमेलित नहीं है। आगे देखो, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, ये क्वेश्चन कल हुआ था लेकिन आज भी मैं बता दूं, फ्रेडरिक रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल ने करा था। क्या किया था, फ्रेडरिक रेडजेल ने किया था। ठीक, इनका क्या, ज्योग्राफी, एक राजनीतिक भूगोल भी इन्होंने लिखा, लेकिन इनकी पुस्तक क्या है, इनकी पुस्तक है राजनीतिक भूगोल, एक पुस्तक इनकी और है राजनीतिक भूगोल। ठीक, राजनीतिक भूगोल। आगे देखो, मानव भूगोल में पार्थिव एकता के सिद्धांत को सर्वप्रथम निरूपित किया था। पार्थिव एकता यानी मानव, और पार्थिव का मतलब यहाँ पे पृथ्वी से ले लीजिए आप, किससे लेना है हमें, पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी से लेना है। क्या इसमें बोल रहा है, एकल सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने निरूपित किया था, जिसका क्वेश्चन आपसे पूछा, जिसको कौन सा, ब्लास, ब्लाडीला ब्लास ने किया था। इन्होंने क्या किया था, पार्थिव एकता सिद्धांत द प्रिंसिपल ऑफ द क्या था, टेरेस्ट्रियल था। इसका मतलब क्या था, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे ब्लास, कहाँ के थे, फ्रांस के थे। फ्रांस के द्वारा क्या इन्होंने सार्वभौम एकता, क्या सार्वभौम एकता, सभी को एकता अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है, सार्वभौमिक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। आगे देखो, भूगोल में व्यवहारिक उपागम का सूत्रपात किसने किया था, भूगोल में व्यवहारिक सूत्रपात किसने कहा था कि नहीं, भूगोल में व्यवहारिक सूत्रपात होना चाहिए, कौन कहते, विलियम कर्क ने। कौन था, ये विलियम कर्क। और विलियम कर्क के बारे में जान जाओ, क्या है, भूगोल में व्यवहारिक उपागम या क्या दिया है, आचार परक, क्या आचार परक जो उपागम होता है उसका सूत्रपात विलियम कर्क ने किया था। ठीक है, और कर्क किया था, कर्क का मानना था कि, कर्क का मानना था स्थान और समय, क्या स्थान और समय के अनुसार क्या होता है, किसी खास सूचना के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया में अंतर पाया जाता है। कोई किसी भी चीज में एक जगह और समान समय और जगह में अंतर है तो उसमें सूचनाएं भी अलग अलग मिलती रहेंगी, इसलिए सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है। ठीक, आगे देखो, संभाव्यवाद की संकल्पना किसने, संभाव्यवाद किसने दिया, इसकी संकल्पना सूत्रपात किसने किया था, संभाव्यवाद की संकल्पना का सूत्रपात किसने किया था। 104 नंबर आपसे पूछा है संभाव्यवाद, तो संभाव्यवाद किसने लिखा था भैया, OH स्पेट ने। कोई संभव क्या है, प्रोबोलिज्म क्या था, ये संकल्प प्रतिपादन स्पेट द्वारा किया गया था। संभाव्यवाद का सिद्धांत इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने क्या, संभावनाएं हर जगह उपस्थित है, जहां इंसान को जो जरूरत होती है वहां की संभावनाओं को अपने अनुसार ढाल लेता है और उसको अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है, अपने अनुसार ढाल के अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है। ठीक, इसी को इन्होंने संभाव्यवाद की वो क्या किया था, इन्होंने कहा कि वातावरण के साथ मानव संबंधों का, जैसे वातावरण होता है, वातावरण के साथ मानव संबंधों का क्या होता है, प्रत्येक जगह संभावनाएं उपस्थित रहती हैं, प्रत्येक जगह क्या है, संभावनाएं उपस्थित रहती हैं, परंतु उसमें कुछ संभावनाएं क्या, कुछ संभावनाएं दूसरी संभावनाओं की तुलना में अधिक संभाव्य होती है, कुछ आसानी से मिलती है, कुछ आसानी से नहीं मिलती हैं, हर जगह किसी न किसी चीज की संभावना बनी रहती है। इसको आप जानने की कोशिश करिए। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, किसने किया था, अल्ब्रेक्ट पेंक ने, अल्ब्रेक्ट पेंच ने। क्या किया था इन्होंने, ये पृथ्वी की स्थलाकृति की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बताया था। उत्पत्ति और विकास के संबंध में अल्ब्रेक्ट पेंक जो है, जो पेंच महोदय हैं, पेंक महोदय ने सर्वप्रथम जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, सर्वप्रथम इन्होंने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, जियोग्राफी शब्द का प्रथम
प्रयोग टालमिनी के द्वारा किया गया, गलत था। का समाज के लेखक कार्ल रिटर थे। रेडजेल जैव संस्कृति की संकल्पना के प्रतिपादक किया था। रिस्टोफेन चीन पर ने अपने उत्कृष्ट ग्रंथ की रचना की थी। इसका आंसर यही सही है, इसका आंसर यही सही। कौन सा सत्य है? रिस्टोफेन के बारे में जो बात कही गई है यही सही थी, ठीक, यही सही थी। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए डी हार्वे। अब देखो, इसको आपको बताना है कौन क्या लिखा। डी हार्वे क्या लिखे थे? सोशल, क्या लिखे थे ये? सोशल जस्टिस एंड दी सिटी। डी हार्वे 3 से मिला दिए। डीएम स्मिथ, डीएम स्मिथ ने क्या लिखा था? डीएम इज ज्योग्राफी एंड सोशल जस्टिस, ज्योग्राफी एंड सोशल जस्टिस। किसने लिखा? स्मिथ ने लिखा, ठीक। बी का 2 मिला लो भैया मेरे, बी का 2, 1 2 हो गया। ई हटिंगटन, ई हटिंगटन ने क्या लिखा था? एंड डैश एंड ज्योग्राफी लिखा था इन्हें, ठीक। ये हटिंगटन का 1 हो गया। डी डब्ल्यू फ्रीमैन, डी डब्ल्यू फ्रीमैन ने क्या लिखा था? डी डब्ल्यू फ्रीमैन ने क्या लिखा था? ये आंसर पूछा है आपसे कि डी डब्ल्यू फ्रीमैन ने क्या लिखा था, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 2, यानी सॉरी यार, 1 2 कैसे होगा? 3 होगा ना, 3 होगा ना, 3 2, 3 2 ऑप्शन में नहीं लिखा, यहाँ पे गलत लिखा है इन्होंने। ये 3 2 होगा, इसका आंसर क्या होगा? 3 3। यहाँ पे क्या देखो, इसका आंसर क्या मिला? 3 1, 3 1। सॉरी यार, 1 मिनट रुक जाओ, इसको कट करो। निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म का सुमेल सही सुमेलित है? अच्छा, ये बताना है कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसको बताना था आपको, ठीक। तो इसमें क्या है, जो क्या है सुमेलित नहीं है, क्या डेविड इड हार्वे, यही संबंधित नहीं है इससे। डेविड इड हार्वे इससे संबंधित नहीं है। बाकी सब लोग क्या सुमेलित है, बाकी सब लोग सुमेलित है, ठीक। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्यात्मक क्रम? सबसे पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन तो कल के क्लास में हमने करवा ही दिया था। सी आंसर सही है इसका, इसका सही सही आंसर है क्या ना। कांट नंबर 1 पे आते हैं, हम्बोल्ट नंबर 2 पे आते हैं। कांट नंबर 1 पे, हम्बोल्ट नंबर 2 पे, रिटर नंबर 3 पे, रेडजेल नंबर 4 पे। कल की क्लास में हुआ था, क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे देखो आप क्या कह रहे हैं, आगे आपको क्या बताना है, आगे आपको बताना क्या है, इसको ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य थी? कांट, और ये तो हो चुका है अभी तो। निम्नलिखित में से कौन ज्योग्राफी जनरलिस नामक पुस्तक के रचयिता थे? कौन, किन्होंने लिखा था इसको? कौन लिखे हैं, ठीक, कौन लिखे? बर्नहार्ड बारेनियस, बर्नहार्ड बारेनियस ने लिखा है इसको। बर्नहार्ड, इन्होंने क्या किया कि नामक पुस्तक की रचना करके, ये पुस्तक 2 भागों, सामान्य भूगोल विश्व का, और एक क्या है, इन्होंने इसको 2 भागों में बांटा है, क्या? सामान्य भूगोल, सामान्य भूगोल विश्व का। सामान्य भूगोल किसका? विश्व का भूगोल इन्होंने बांटा, उधर नहीं दिख रहा होगा आपको। और दूसरा क्या लिखा है इन्होंने? विशिष्ट भूगोल लिखा है। क्या है, क्या है? सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल। क्या है आपका? विशिष्ट भूगोल। इसके बारे में क्या कहा जाएगा? विशिष्ट भूगोल इन्होंने कब लिखा और कैसे लिखा, इसके बारे में क्षेत्र विवरण का, ये क्या है? ये क्षेत्र विवरण भूगोल, क्षेत्र का विवरण का ये भूगोल है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, क्षेत्र विवरण का ये भूगोल है, इसको आप नोट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में भूगोल में गणितीय भूगोल शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गणित को सबसे पहले इसमें किसने इन्वॉल्व किया था? बीएन अनुचिन, बीए अनुचिन, वीए अनुचिन ने किया था, बीए अनुचिन ने इसको किया था। इसमें कुछ व्याख्या करने लायक बचा है क्या? आगे देखो, प्राचीन काल में यूनान वासियों की मानचित्र निर्माण किया, ठीक। यूनान वासियों ने मानचित्र निर्माण किया था, ठीक। जानकारी के अनुसार विश्व का पहला, भाई विश्व का पहला किसने बनाया था? ठीक है, एनेक्सीमेंडर, क्या? एनेक्सीमेंडर द्वारा। किसके द्वारा? एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर प्रथम विद्वान था जिसने क्या किया था? अपने मापक के आधार पर, किस पे? अपने मापक यानी स्केल के आधार पर विश्व का मानचित्र तैयार किया था, ठीक। और इसके पूर्व सुमेर वासियों ने 2700 ईसा, कब? 2700 ईसा पूर्व में, 2700 ईसा पूर्व में अपने नगर का चित्रात्मक, क्या? चित्रात्मक भूगोल का वो क्या बनाया था? मानचित्र बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में कौन विश्व के गेहूं की कृषि को दर्शाने हेतु सबसे उपयुक्त होगा? इसमें सबसे उपयुक्त गेहूं को दर्शाने के लिए कौन सा प्रक्षेप का होगा? तो होता है आपका किसका? मालवीट का। क्या होता है? मालवीट का। इसमें क्या होता है? विश्व में गेहूं की क्या होती है? विश्व में गेहूं कहाँ पैदा होता है, कैसे है, उसके बारे में बनाने की 2 कौन? एक होता है साइनुस
डुअल साइनिक डुअल प्रक्षेप होता है, इसमें दोनों का प्रदर्शित किया जाता है, परंतु क्या होता है साइनोसॉइडियल जो प्रक्षेप होता है की तुलना में मालवीय प्रक्षेप अधिक उपयोगी है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने क्षेत्र पे गेहूं का उत्पादन होता है, तो उसमें हम किसको कर लेते हैं, मालवीय प्रक्षेप का उपयोग करते हैं। इसमें दोनों का होता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में किसका होता है, आंसर बी मालवीय का होता है, सर्वाधिक मालवीय का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्विमानक शंकु प्रक्षेप के लिए सत्य है। इसमें द्विमानक के लिए सत्यवान पूछा है आपसे, कौन सा इसमें द्विमानक के लिए सत्य है, तो इसका आंसर क्या, दोनों प्रामाणिक अक्षांशों के मध्यवर्ती क्षेत्र में मापक के घटाव देखा जाता है। दोनों को क्या करते हैं, दोनों को घटाव मापक क्षेत्र के आधार पर अक्षांशों में घटाव की व्याख्या करता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं। अब तड़ी झंझा ओला और कुहासा और धुंध, इसमें सुमेलित नहीं ये पूछा हुआ है, तो उसका क्या हुआ है, इसका चित्र नहीं दिया, तो ये कैसे बनता है इसका चित्र। ठीक, ओले का क्या होता है, ओले का चिन्ह ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे त्रिभुज को पूरा का पूरा रंग दिया जाता है, ये ओला बन जाता है। ठीक है, ये आपका ओला है। ठीक, इसको ओला कहते हैं। ठीक, और नंबर तीसरे वाले पे क्या बनता है, जब कुहासा बनता है, एक दो तीन चिन्ह को खींच लेते हैं हम लोग, तीन चार चिन्ह की खींच लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको बनाने की स्टाइल देख लीजिए, ऐसे है ऐसे, कभी आपको जरूरत पड़ जाएगी तो आप सोचेंगे क्या बने, ये ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे एरो है, एक कुहासे का है, और एक क्या है, ओला। ओला आपको उल्टा 8 बना दीजिए, उल्टा 8 नहीं, 8 को एक तरफ से घुमा दीजिए। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें यही सुमेलित नहीं है। कुहासे के लिए क्या होता है, 1 2 3, कोहरे के लिए 2 होता है। ठीक, इसको ध्यान रखिए, कुहासे के लिए 2 होता है और इसके लिए 3 होता है। निम्नलिखित विधियों में से कौन किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या घनत्व के वितरण को दिखाने के लिए रेखाओं का प्रयोग करती है। क्रोनोक्रोमेटिक, कोरोप्लेथ, कोरोस्केमेटिक या आइसोप्लेथ, इसमें से कौन सा करता है, इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपका क्या आइसोप्लेथ करता है, क्या आइसोप्लेथ करता है। मानचित्र पे क्या, ये मानचित्र पर समान, क्या मानचित्र पर समान मान या घनत्व वाले स्थानों को मिलाते, समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मिलाने वाली रेखा को आइसोफ्लेथ कहते हैं। निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में से कौन सा एक किसी दूसरे मानचित्र प्रक्षेप का संशोधित रूप नहीं है। बहुशंकु, अंतरराष्ट्रीय, साधारण बेलनाकार या साइनोसॉइडल, इसमें से कौन सा एक नहीं है। इसमें से पूछे कौन, साधारण बेलनाकार क्या होता है, बहुशंकु क्या होता है, यह एक बहुशंकु जो होता है वो क्या, यह एक संशोधित शंकु प्रक्षेपित है, क्या प्रक्षेप है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय यह एक संशोधित बहुशंकु क्या होता है, प्रक्षेप होता है। और क्या, इस प्रक्षेप की रचना विधि के आधार पर हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग ढंग के हम लोग यूज कर लेते हैं। किसी आधार तल के नीचे अथवा ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहा जाता है। तुंगता वार्ता वक्र, उच्चता दर्शी वक्र, नमनरेखी या लारेंज वक्र, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा, तो इसको क्या कहेंगे, उच्चता दर्शी वक्र क्या कहते हैं, इसको उच्चता दर्शी वक्र। किसी आधार तल, क्या किसी स्थान के क्या है, आधार तल के ऊपर और नीचे की विभिन्न ऊंचाइयों के को पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किसी पेज में उतारते हैं की कोशिश करते हैं, इसको के अनुपात को दर्शाने के लिए हम क्या, उच्चदर्शी क्या कहते हैं, उच्चदर्शी वक्र कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या था, सर्वप्रथम 1921 में कोसिना समुद्र तल के तल को आधार मानकर भू भागों को उच्चदर्शी और वक्र का निर्माण किया था। ठीक, उच्चदर्शी का किया था। ठीक, 1921 में कौन किया था, 1921 में। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने उच्चावच के प्रदर्शन हेतु ब्लॉक डायग्राम की तकनीक का प्रतिपादन किया था। ब्लॉक तकनीक का प्रयोग किसमें, इसमें से कौन किया था, जी.के. गिलबर्ट ने। कौन किया था, जी.के. गिलबर्ट ने। उच्चावच के प्रदर्शन के हेतु ब्लॉक डायग्राम क्या था, ब्लॉक डायग्राम की तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम जी.के. गिलबर्ट के द्वारा गिलबर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी में इस विधि की शुरुआत हुई थी। कब किया था इन्होंने, 19वीं शताब्दी में। ठीक, आगे देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ये राजधानी दिया हुआ आपको मिलाना है। अब देखिए क्या है, कोलंबिया की राजधानी कहाँ है, कोलंबिया की राजधानी कोई भी बता सकता है क्या, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, त्रिपोली हो गई। ऑस्ट्रिया वियना हो गया। लेबनान कहाँ है, लेबनान बेरूत हो जाएगा। कोलंबिया बगोटा हो जाएगी, कोलंबिया की राजधानी कहाँ है, बगोटा हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। कैसे सी होगा मेरे भाई, लीबिया की राजधानी कहाँ है, त्रिपोली, 3 हो गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, फिर वियना हो गए। फिर लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत हो गया। कोलंबिया का, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 3, ये मतलब 3 1
हाँ सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका उत्तर। और आज की क्लास बस यहीं तक। आगे आपका जो एलटी ग्रेड का जो पेपर सेट है ये लगातार मैं करवाता रहूँगा, और कल से कोशिश करूँगा सुबह मैं आपको ज्योग्राफी कर लूँगा, ज्योग्राफी टोटल ज्योग्राफी, और शाम के टाइम में मैं आपको क्या भारत का भूगोल का 60 क्वेश्चन उस ज्योग्राफी से जब मैं आपको करा दूंगा तो आपके लिए कोई सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका यहाँ से क्वेश्चन इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। आप लोग का धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही।